नमस्ते और सदा रहे सारे बच्चे हंसते। प्यारे बच्चों, अब हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं। आइसोमरिज्म का ही अगला टॉपिक है स्टीरियो आइसोमर्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन स्टीरियो आइसोमर स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स है जो छूट गया था, पीछे छूट नहीं गया था एक्चुअली, उसको मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ कवर कर दो स्टीरियो में। तो मैं स्टीरियो स्टार्ट करूंगा, कॉन्फ़िगरेशनल कॉन्फॉर्मेशनल। उससे पहले मैं आपको कुछ और भी जनरल आइडियाज दूंगा अनसैचुरेशन फैक्टर और सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो जरा इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग स्टीरियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों जरा देखिए, यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखा है। ब्रोमीन को जब हम AgClO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो ब्रोमीन रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं Na ले लूं, सोडियम ले लूं, तो वो ब्रोमीन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, Ag+ has a strong tendency to replace chlorine, bromine, iodine, not fluorine, याद रखिएगा। Ag+ का टेंडेंसी होता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन सोडियम नहीं कर सकता। सोडियम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन को नहीं कर सकता। क्यों? उसके बारे में हम लोग जरा बात करेंगे। और Ag+ जो है वो फ्लोरीन को नहीं कर सकता है, बाकी को कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, देखिए जरा ध्यान से। Ag+ has a strong tendency to remove ClBrI from a substrate. This is because AgCl, AgBr, AgI is insoluble in water. ये पानी में insoluble होते हैं, ठीक है। तो insoluble होने से क्या होगा, एक्चुअली इनका कनेक्शन टूट जाता है। देखिए, उसके पहले कि मैं वहां चलूं, देखिए AgF को मैंने लिखा है soluble in water। जी हाँ, AgF पानी में soluble है, लेकिन AgCl, AgBr, AgI पानी में soluble नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था Ag+ can replace Cl, can replace Br, can replace I, but not F, okay। बट क्वेश्चन बेसिकली ये था, इसमें तो ये भी आंसर पता चल रहा है, बट क्वेश्चन ये भी था कि सोडियम क्यों नहीं कर पाता। तो हम सोडियम और Na+ और Ag+ को कंपेयर कर रहे हैं, उसमें एक ये अलग से ऑब्जेक्टिव हमें समझ में आ गया। ड्यू टू दिस फीचर, द कौन सा फीचर, बिकॉज AgCl, AgBr, AgI इज insoluble in water. Due to this feature, the contact between resulting cation, ठीक है, जो कैटायन आपका बना, तो पीछे के स्लाइड में देखिए, यहाँ आपको क्या कैटायन दिख रहा है, ये देखिए, ये कैटायन बन रहा है, करेक्ट ना। ये यहाँ पे आप ब्रोमीन हटा और यहाँ पे कैटायन बना दिया, ठीक है। तो ये वाली जो पार्ट है यही बोल रहा है, ड्यू टू दिस फीचर द कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिजल्टिंग कैटायन एंड X-, यानी अगर आपने ब्रोमीन लगाया तो ब्रोमीन- गेट्स एलिमिनेटेड, विच इन टर्न्स एलिमिनेट्स द चांस ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यानी कि वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होने की वजह से Ag के साथ Br बॉन्ड बना देता है, ठीक है। Ag-Br बॉन्ड बना देता है, ठीक है, विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा शो करते हैं। Na-Br रहता तो वो आयनिक कैरेक्टर शो करता, वो सॉल्युबल हो जाता वाटर में। इसीलिए हम Na+ Cl, Br और I को रिप्लेस नहीं कर पाता, बट Ag कर देता है, क्योंकि वो उसके साथ कोवेलेंट नेचर शो करता है और इनसॉल्युबल होता है वाटर में। नीचे देखिए, CH3 CH2 Cl ले लिया, AgCl4 से ट्रीट कराया तो Ag ने Cl को रिप्लेस कर दिया, AgCl बना, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी देयर इज नो चांस कि ये वापस से क्लोरीन जो है CH3 CH2+ पे अटैक कर दे, ठीक है। इसीलिए रिवर्सिबल इज क्रॉस लिखा है, ऊपर वाला राइट लिखा है, ठीक है। तो ऊपर वाला देखिए क्या पार्ट होगा, CH3 CH2+ एंड ClO4- इज सॉल्युबल इन वाटर, बट Ag, और यहां देखिए सबस्ट्रेट में AgClO4 इनसॉल्युबल, CH3 CH2 इनसॉल्युबल इन वाटर, AgCl ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर, इसीलिए रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो मेरे ख्याल से आप इसका आंसर समझ गए होंगे कि वाई वी प्रेफर Ag+, वाई नॉट वी प्रेफर Na+ ओवर रिप्लेसिंग क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन का तो Ag भी नहीं कर पाएगा और सोडियम भी नहीं कर पाएगा। अब हम देखते जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूं अनसैचुरेटेड फैक्टर। कुछ लोग इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। चलिए मैं पेन ले लेता हूं थोड़ा। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स HDI। कुछ लोग इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, कुछ लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैक्टर, ठीक है।
अब इसको मैं निकालना सिखाता हूं। ये DU की जगह आप इसको UF समझिए, अनसैचुरेटेड फैक्टर, और यहां पे भी मैं लिख देता हूं अनसैचुरेटेड फैक्टर। तो आप अनसैचुरेटेड फैक्टर के ही नाम से समझिए। अब मैं आपको अनसैचुरेटेड फैक्टर निकालना सिखाता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला दे रहा हूं, एक ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है। बस इसी को आप फॉलो कीजिएगा। यानी अनसैचुरेटेड फैक्टर का मतलब है कि आप किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड कितना है वो पता लगा सकते हैं। तो क्या है मेथड? कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस, देखिए प्लस माइनस कैसे चल रहा है, प्लस माइनस फिर प्लस, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन, X फॉर हेलोजन, माइनस फिर आ गया देखिए प्लस माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2। यही है आपका अनसैचुरेटेड फैक्टर। कुछ लोग इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBE बोलते हैं, कुछ लोग इसको HDI बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से निकालते हैं। इसको कैसे याद करेंगे? कान, ये वाला कान माइनस हेक्सेन अपॉन 2। क्या बोलेंगे? कान माइनस हेक्सेन अपॉन 2। कान का मतलब हो गया कार्बन प्लस 1 और हेक्सेन का मतलब हो गया हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे प्लस माइनस में, तो मैंने बताया ऑल्टरनेट रखिएगा। जहां से आपने प्लस शुरू किया उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस अपॉन 2। तो इस तरह से आप अनसैचुरेटेड फैक्टर निकाल सकते हैं। तो मैं कुछ अनसैचुरेटेड फैक्टर निकाल करके आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर इस पे हम आते हैं। ऊपर में जो नोट्स में मैंने येलो कलर पे जो दिया हुआ है इसको हम लोग समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द अनसैचुरेटेड फैक्टर का कुछ मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं। प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट विथ मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं, C3H6 ये ले लेता हूं। यहां सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। इसका अनसैचुरेटेड फैक्टर निकालना है। चलिए करते हैं। कार्बन प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1, कार्बन 3 है प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन 6 है, हेलोजन है ही नहीं 0, नाइट्रोजन है नहीं 0 अपॉन 2। कितना हो गया? 2 3 6, 4 माइनस 3 दैट इज 1। यानी कि C3H6 इज कंटेनिंग 1 पाई बॉन्ड। कितना? 1 पाई बॉन्ड। अच्छा, 1 पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? एक्चुअली 1 पाई बॉन्ड को मैं बाद में लिखता हूं, मैं पहले ये लिखता हूं। पहले ना मैं ऐसा करता हूं, 1 को डिवाइड करता हूं। जब अनसैचुरेशन फैक्टर 1 आ गया, ठीक है, तो ये 1 को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक पाई बॉन्ड 1 का अनसैचुरेशन फैक्टर 1 का मतलब हो गया कि उस कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड होगा। दूसरा एक चीज और पॉसिबिलिटीज है, अगर 3 कार्बन है तो, अगर 2 कार्बन का एग्जांपल ले रहे हैं तो ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि 2 में रिंग नहीं बन सकता, 2 कार्बन से रिंग नहीं बनता। तो 1 पाई को हम एक रिंग भी ट्रीट करते हैं, तो 1 रिंग बना सकते हैं आप। कैसे? अब देखिए C3H6 को बनाता हूं 1, हाइड्रोजन अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं, अदरवाइज आप समझ रहे होंगे, हाइड्रोजन अंडरस्टूड है। ये हो गया 3 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड, देखिए 1 पाई बॉन्ड आ गया। अब इसका दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है? इसका दूसरा पॉसिबिलिटीज है आप रिंग बना दीजिए, ठीक है। ये रिंग बना दिया आपने, कार्बन कार्बन कार्बन, करेक्ट है। देखिए 3 कार्बन हो गया और हाइड्रोजन भी अगर काउंट करना चाहे तो 6 हो सकता है, 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन, करेक्ट है ना। देख लीजिए, इस हिसाब से आपका ये बन गया। अनसैचुरेशन फैक्टर का 2 पार्ट हो गया, 1 पाई और 1 रिंग को किस तरह से करते हैं। अगर यहाँ पे भी हाइड्रोजन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ओके, देखिए 6 है, 3 कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? यहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ 2 ही होगा ना प्रभु, ठीक है। 3 to 5 और वो बीच में एक 6, ये सब हाइड्रोजन हो गया। इस हिसाब से आपका ये अनसैचुरेशन फैक्टर निकला। तो मैंने तो एक तो बहुत सिंपल एग्जांपल दिया था, ठीक है। अगर अनसैचुरेशन फैक्टर 1 है तो हम क्या बोलेंगे और क्या उसका मतलब निकालेंगे, ये मैंने आपको बताया। अब चलते हैं, अगर अनसैचुरेशन फैक्टर अगर 0 हो तो 0 हो तो कोई मतलब ही नहीं है, देयर इज नो पाई बॉन्ड तो देयर विल बी नो रिंग, करेक्ट है। ये बात ध्यान रखिएगा। द कंपाउंड हैज नो पाई बॉन्ड और रिंग, इट विल बी एन ओपन चैन स्ट्रक्चर कंपाउंड। अगर UF 0 है तो उसका क्या मतलब हो गया? नो पाई बॉन्ड, नो रिंग, ओपन चैन स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। इनफैक्ट मुझे स्लाइड लेके आना पड़ेगा, चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। प्यारे बच्चों, अब मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं, आप जरा देखिए इसको। अगर मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है जिसमें अनसैचुरेशन फैक्टर 2 आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? अनसैचुरेशन फैक्टर 2 आ जाए। चलिए यहां देख लेते हैं, ये है C6H6O। कैसे निकालेंगे?
कार्बन प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन यानी 6, हेलोजन तो है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, तो अपॉन 2 कर दिया, तो 7 माइनस 3 कितना हो गया 4। देखिए 4 इज द राइट आंसर। फिर इसके लिए कर लीजिए 6 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन इज 5, हेलोजन है यहाँ पे तो प्लस 1, नाइट्रोजन है नहीं तो बात खत्म हो गई 2, तो कितना हो गया 6 अपॉन 2, 7 माइनस अगेन ये 4 हो गया। इस तरह से आप सबका निकाल सकते हैं। चलिए मैं एक जीरो वाला दिखाता हूँ। 5 प्लस 1 माइनस 11, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन काउंट नहीं करते क्योंकि हेलोजन और नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन नहीं है, क्लोरीन है, हेलोजन को लेते हैं, प्लस 1 अपॉन 2 कर लीजिए, तो 12 अपॉन 2 6, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 6 0, करेक्ट है। इस तरह से सारे अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल सकते हैं आप अलग अलग कंपाउंड के। लेकिन मैं कुछ थोड़े एग्जांपल्स बताता हूं कि अगर अनसैचुरेशन फैक्टर 1 था तो उसका मतलब 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग की तरह का कंपाउंड आप बना सकते हैं। अगर अनसैचुरेशन फैक्टर 2 हो तो इसका क्या मतलब है, इसको जरा समझिए। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये 2 पाई बॉन्ड शो कर रहा है, ये कंपाउंड जो भी होगा जो अनसैचुरेशन फैक्टर 2 बता रहा है वो 2 पाई बॉन्ड शो कर रहा है, या तो 2 रिंग शो कर रहा है और या तो 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, एक रिंग और 1 पाई बॉन्ड शो कर रहा है, 2 पाई बॉन्ड शो कर रहा है, 2 रिंग शो कर रहा है। अच्छा, 2 पाई बॉन्ड का क्या मतलब हो गया, 2 पाई बॉन्ड से भी कुछ मीनिंग निकल के आता है। क्या निकल के आता है कि या तो 2 डबल बॉन्ड हो, 2 डबल बॉन्ड हो, या फिर क्या निकल के आ सकता है, एक मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड हो, करेक्ट ना। एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 1 ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से आप अनसैचुरेटेड फैक्टर 2 अगर रहेगा तो उसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं अनसैचुरेटेड फैक्टर 2 का, चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, इट विल टेक रेड पेन। तो देखिए कार्बन प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 माइनस कितना हो गया हाइड्रोजन 6, हेलोजन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, तो अपॉन 2 कितना हो गया जी 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो देखिए 4 कार्बन है, तो मैंने आपको बताया कि अगर ये 2 है तो उसका क्या क्या मतलब निकल के आता है। तो सबसे पहले तो आता है कि 2 पाई बॉन्ड होगा, करेक्ट, 2 पाई बॉन्ड बना दिया। इसका मतलब निकल के आता है 2 पाई बॉन्ड डाइइन बना सकते हैं या फिर अल्काइन बना सकते हैं, ये अल्काइन बना दिया। ठीक है, तो अल्काइन में भी पोजिशनल आइसोमर तो होगा, तो ये भी अल्काइन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या पॉसिबल है, डाइइन में भी पोजिशनल आइसोमर्स पॉसिबल है, तो ये भी डाइइन हो गया, तो ये आप पोजिशनल बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या पॉसिबिलिटीज था, 2 पाई बॉन्ड तो हो गया और एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड को उस तरह से। अब पॉसिबिलिटीज है कि 1 पाई और 1 रिंग हो, करेक्ट ना। ये 2 से मैंने क्या बताया था, 2 पाई, तो 2 पाई को इस तरह से डिवाइड कर दिया आपने, एक डबल या एक ट्रिपल। दूसरा मैंने आपको बताया था क्या हो सकता है, 1 पाई 1 रिंग। देखिए 1 पाई और 1 रिंग, एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। और देखना है, देखिए क्या बताया था, 1 पाई 1 रिंग, 2 रिंग भी हो सकता है, करेक्ट है ना। 2 पाई का मतलब 2 रिंग हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल है 2 रिंग का, एक्चुअली ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, दिस इज अ बाइसाइक्लो कंपाउंड। तो 2 रिंग आपको दिख रहा होगा ये आपको, करेक्ट ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल रिंग, आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने देखा किस किस तरह के आइसोमर्स इसमें पॉसिबल है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसमें मुझे एक चीज और बताना है, ये है अनसैचुरेशन फैक्टर 4, तो क्या होगा, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। अब मैं एक जरा अनसैचुरेशन फैक्टर 3 को डील कर देता हूं। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड हो जिसका अनसैचुरेशन फैक्टर 3 आ जाए तो इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब सबसे पहले समझेंगे कि भैया 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड बना दिया। अब ये 3 पाई बॉन्ड भी डिवाइड होगा अलग अलग पार्ट में, कैसे, 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, 1 ट्रिपल एंड 1 डबल, है ना, 1 ट्रिपल एंड 1 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या पॉसिबिलिटीज है कि भैया 3 रिंग हो जाए, 3 पाई की जगह 3 रिंग हो जाए, है ना। तीसरा क्या पॉसिबिलिटीज है कि 1 पाई बॉन्ड एंड 2 रिंग हो जाए। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज है, और एक पॉसिबिलिटीज है कि 2 पाई बॉन्ड हो
एंड वन रिंग हो जाए, है ना। ये पॉसिबिलिटीज है, इतने सारे पॉसिबिलिटीज है। अनसैचुरेशन फैक्टर 3 आ गया तो अब इस तरह के कंपाउंड आएंगे तो आप सॉल्व कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए प्रैक्टिस अगर करना होगा तो मॉर्निंग में मैं 5:30 में क्लासेस लेता हूँ जिसमें ये सब प्रैक्टिस कराता हूँ, तो 5:30 का लेक्चर्स आप विजिट कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे मैं जितना काम चलना चाहिए, वीडियो छोटा से छोटा हो उस हिसाब से बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अब देखिए अगर अनसैचुरेशन फैक्टर 4 हो जाए तो इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अब 4 हो जाए तो फिर 4 पाई बॉन्ड, फिर 4 पाई बॉन्ड को क्या 4 डबल बॉन्ड, फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है ना। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। 4 पाई का मतलब 4 रिंग हो सकते हैं, बहुत जैसे अनसैचुरेशन फैक्टर 3 को डिवाइड क्या कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जब भी अनसैचुरेशन फैक्टर 4 आ जाए तो आप समझ जाइएगा एक रिंग आ रहा है। कौन सा? बेंजीन रिंग। देखिए ये ट्रिक है, क्या है ये ट्रिक है। जैसे 4 आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये पक्का यहाँ पे बेंजीन रिंग है। 99% तो यही कंपाउंड पकड़ा जाएगा आपको। तो देखिए बेंजीन अपने आप में एक रिंग है तो वो पाई हो गया, और 3 पाई तो उसके अंदर में लगा रहता है, तो टोटल देखिए 4 पाई हो गया। करेक्ट है ना। अब इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। इफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव मिनिमम अनसैचुरेशन फैक्टर 4, डी लिखिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट लिखिए अनसैचुरेशन फैक्टर 4, दैट मींस एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट। ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है C16H16 इज सिमेट्रिकल एरोमेटिक अल्कीन, ड्रॉ ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर। अनसैचुरेशन फैक्टर इसका 9 आ रहा है, तो ये आप घर पे कीजिएगा, यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, लेकिन आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। तो मैंने अनसैचुरेशन फैक्टर आपको पूरी तरह से समझा दिया। अब इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ज्यादा डिटेल से जानना है तो मैं प्रैक्टिस लेता हूँ, थ्योरी करवा चुका हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस भी करवा दिया यहाँ पे। अब ज्यादा डिटेल से जानना है तो मैं 5:30 में जो प्रैक्टिस सेशन लेता हूँ उसको अटेंड कीजिएगा। आइए अब देखते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में, जो कि अब हम बात करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चरल फिनिश कर लिया, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू स्टीरियो आइसोमर्स। क्या है ये स्टीरियो आइसोमर्स? बेसिकली अगर आप स्पेस में कोई चेंज करते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट है ये। अगर आपका कोई स्पेस में चेंज होता है जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेट है वो अलग हो गया। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये स्पेशियल अरेंजमेंट की वजह से चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से हम स्टीरियो बोलते हैं। 3 डायमेंशनल बात कर रहे हैं। मतलब क्या कि आप लोगों ने प्लेनारिटी में देखा होगा कंपाउंड्स परपेंडिकुलर और पैरेलल भी होते हैं। करेक्ट ना, प्लेनर और नॉन प्लेनर भी होते हैं। तो अगर नॉन प्लेनर है तो क्या होता है, उसका फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला कार्बन पे जो एलिमेंट्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब उसको हम बोलते हैं, तब हम लोग उसको बोलते हैं ऐसे लाइक दिस, तब हम लोग उसको बोलते हैं कि दे आर नॉट प्लेनर। अगर दोनों सेम में है तो बोलते हैं प्लेनर। अब अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है तो ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए, नीचे वाले को ऊपर। अगर अलग अलग एलिमेंट है तो ऊपर वाला क्लोरीन नीचे आ जाएगा, नीचे वाला मान लीजिए हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर अलग हो गया। करेक्ट है, तो इस तरह से भी हमें आइसोमर्स मिल सकते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट की वजह से। तो अब चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है स्टीरियो आइसोमर्स। तो यही है स्टीरियो आइसोमर्स। अगर स्पेस में चेंज होने की वजह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर अलग मिले तो हम लोग बोलते हैं दिस इज स्टीरियो आइसोमर्स, यानी 3 डायमेंशनल चेंज को बोलते हैं। अब ये स्टीरियो आइसोमर्स का 2 पार्ट है, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फर्मेशनल। अब ये कॉन्फिगरेशनल क्या है पहले ये आप समझ लीजिए मुझसे, ठीक है, उसके बाद हम लोग फर्दर बात करेंगे। तो लेट मी टेक अ व्हाइट पेन। प्यारे बच्चों ये देखिए C डबल बॉन्ड C मैंने बनाया, ऊपर बनाया Cl, नीचे बनाया H, यहां बना दिया H और यहां बना दिया Cl। गॉट इट। अब मान लीजिए कि मुझे इसको इस तरह से बनाना है, C डबल बॉन्ड C, और ये H को ऊपर कर देना है और Cl को नीचे कर देना है। ये वाला एज इट इज रहेगा HNCl। तो अब आप देख के बताइए कि अगर ये वाला हाइड्रोजन को ऊपर लाना है और क्लोरीन को नीचे तो कैसे आएगा बिना पाई बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन को अगर मुझे ऊपर लेके आना है तो ये पाई बॉन्ड मुझे तोड़ना पड़ेगा, सिंगल बनाना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है और अगर इसमें चेंजेस करेंगे तो ये ट्विस्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, फिर आप घुमा दीजिए, हाइड्रोजन ऊपर क्लोरीन नीचे, और फिर डबल बॉन्ड लगा दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहां से यहां पहुंचने के लिए या यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा या डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, है ना।
तो जब आप डबल बॉन्ड ब्रेक करके कन्वर्ट करते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट में चेंज करते हैं, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, स्ट्रक्चर अलग हो गया, करेक्ट ना। ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, जब ये डायगोनल रहते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन या क्लोरीन क्लोरीन या एक सिमिलर ग्रुप डायगोनली रहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस। आगे बात करेंगे। और जब एक तरफ आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं सिस, ठीक है। तो देखिए इनका नाम बदल गया। तो इसका मतलब है कि आपको ट्रांस से सिस या सिस से ट्रांस बनाने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ा। और जब बॉन्ड तोड़ना पड़ता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। क्या बोलते हैं? कॉन्फिगरेशनल। ये देखिए इसको बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल। लेट मी टेक अ रेड पेन। इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्फिगरेशनल, यानी कि बॉन्ड तोड़ करके जब स्पेशियल अरेंजमेंट होता है तो हम लोग बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं जहां बॉन्ड नहीं तोड़ना पड़ता है। एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। ये देखिए दूसरा एक एग्जांपल, ये ले लेता हूं, H2C CH2 क्लोरीन क्लोरीन। देखिए प्यारे बच्चों, अब मुझे इस क्लोरीन को इस तरह से लिखना है, CH2 क्लोरीन क्लोरीन और ये CH2। ओके, ये देखिए अब यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको कोई भी बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉट रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये मेरा क्या हो गया, ये जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं या स्काई कलर जो बोलिए, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फर्मेशनल। क्या बोलते हैं? कॉन्फर्मेशनल। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फर्मेशनल और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फर्मेशनल फर्क। कॉन्फिगरेशनल में आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज वो ट्विस्ट हो जाएगा। कॉन्फर्मेशनल में बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज करने में वो अपने आप घूम जाता है, ठीक है। यहां बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बॉन्ड तोड़ने की जरूरत यहां पड़ती है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से, अब आप इसके ऊपर और हम बात करेंगे। लेट मी टेक अनदर पेन फिर। अब इसके आगे हम फर्दर और डिटेल से बात करेंगे। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था स्टीरियो का, कॉन्फिगरेशनल कॉन्फर्मेशनल। अब देखिए कॉन्फिगरेशनल को फर्दर दो पार्ट में तोड़ा गया है। कैसा? पहला पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इसको हम GI से भी लिखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और दूसरा पार्ट है ऑप्टिकल। कॉन्फिगरेशन का ही दो पार्ट है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म OI एंड GI। अब OI का दो पार्ट है, इनांसियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स। तो इसको जब हम ऑप्टिकल पढ़ेंगे तब इन सबको डेक्स्ट्रो लेवो ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर्स, ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स हम लोग वहां पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स। तो आज के टॉपिक में मेनली हम कवर करने जा रहे हैं जिस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। चलिए तो अगली बार अभी हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं डेफिनेशन स्टीरियो का। तो अभी भी मैंने आपको स्टीरियो का डेफिनेशन बताया था। द स्टीरियोमर्स हैज डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप अलोंग ए स्टीरियो सेंटर, ठीक है। स्टीरियो सेंटर यही हो गया, डबल बॉन्ड स्टीरियो सेंटर। ए स्टीरियो सेंटर कैन बी C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब हो गया एक कार्बन जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग हों। एसिमेट्रिक कार्बन, उसको कायरल कार्बन भी बोलते हैं, लाइक A B D F। इस तरह से अगर लगा हो चारों अलग अलग ग्रुप, हाइड्रोजन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन, इस तरह से चारों अलग लगा हो तो उसको एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन भी बोलते हैं। दिस आइसोमर्स हैव सेम जनरल फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। इसका स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला जैसे अभी आपने देखा है कि सिस और ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए इसका एग्जांपल और इसका एग्जांपल आपने देखा, CH3 दोनों एक तरफ है और इस बार CH3 डायगोनली आ गया। इसका मतलब है ये सिस था ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रांस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पोजीशन में देखिए, थर्ड पोजीशन में आप इसको डिटेल से हम और आगे बात करेंगे जब मैं इसको और क्लासिफाई करूंगा। फिलहाल इतना के लिए काफी है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर पोजिशनल आइसोमर, सेकंड थर्ड आर पोजिशनल एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर स्टीरियो आइसोमर। सिस ट्रांस की वजह से फर्स्ट एंड सेकंड को हम स्टीरियो बोलते हैं। बाकी पोजिशनल आइसोमर्स तो आप जानते हैं डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कॉन्फिगरेशनल की, ठीक है, यानी कि ज्योमेट्रिकल। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्फिगरेशनल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, ठीक है। तो ये रहा कॉन्फिगरेशनल का डिफिनेशन।
Configurational isomers arises due to different orientation along a stereo center, and these isomers can be separated, and these isomers do not convert into another at room temperature. Therefore, they are true isomers. They can be separated by physical and chemical methods, cis-2-butene and trans-2-butene. Conformational isomers क्या होता है? When different optical orientation arises due to the free rotation. समझ में आ गया था? वो क्लोरीन वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें सिंगल बॉन्ड था तो फ्री रोटेशन था along a sigma covalent bond, और इसमें फ्री रोटेशन नहीं होता कॉन्फिगरेशनल में, ध्यान रहे. Such isomers are called conformational isomers. अब इसमें हम पढ़ेंगे इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, तो ये अब बाद की बात है, ठीक है. अब हम लोग चलते हैं फर्दर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम लोग थोड़ा सा डील करते हैं, ठीक है. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या हुआ? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स का ही ये पार्ट है. जब कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो कि डबल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड होता है, करेक्ट ना, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसलिए पाई बॉन्ड हमें तोड़ना पड़ता है और उसके बाद घुमाना पड़ता है, इसलिए हम उसको कॉन्फिगरेशनल बोलते हैं. और घुमाने के बाद अगर उनके बीच में डिस्टेंस का मतलब डिफरेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंस है, तो हम लोग उसको ज्योमेट्रिकल बोलते हैं. जो स्पेस में जो चेंजेस हुआ उसमें अगर डिस्टेंस में डिफरेंसेस आ रहा है एलिमेंट्स के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, अराउंड द सेंटर, तो हम लोग उसको ज्योमेट्रिकल बोलेंगे. फिर बाद में ऑप्टिकल आपसे डिस्कस करूंगा. क्या है देखिए, मान लीजिए ये सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, ये रहा सी डबल बॉन्ड सी. आप देख रहे हैं ए और ए यहां पे है, ये डिस्टेंस है. अब देखिए ए और ए यहां पे है, ये डिस्टेंस है, करेक्ट है ना. तो देखिए ये L1 डिस्टेंस है, तो ये L2 डिस्टेंस है. तो मेरा क्या हो रहा है, आपने स्पेशियल अरेंजमेंट तो किया, बिकॉज यहाँ पे ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड है रोटेशन, तो आपको पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तब जाकर के ये इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है. और ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा. अगर डिस्टेंस चेंज होता है तो इसको हम ज्योमेट्रिकल बोलेंगे. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इसको ज्योमेट्रिकल बोलने के लिए डिस्टेंस मैटर करता है, डिस्टेंस का चेंज होना. अगर मान लीजिए कि पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड है और आपने चेंज किया फिर भी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, जैसे आप इसको देख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है. और ये देखिए क्या है, ये ले लीजिए ए और ये ले लीजिए बी और ये ले लीजिए ये डी और ई ले लीजिए. अब इसी को मैं चेंज कर देता हूं पाई बॉन्ड तोड़ करके, है ना. ई ऊपर और डी नीचे कर देता हूं और ये ए और ये बी कर देता हूं, ठीक है. ये दोनों क्या है ना, परपेंडिकुलर है. ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ए और बी इज लाइक दिस और डी एंड ई इज लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे परपेंडिकुलर है. तो ये डिस्टेंस डी को आप यहां रखो या डी को यहां रखो और ई को ऊपर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये इसके ए और बी के परपेंडिकुलर है. और जब परपेंडिकुलर तो ऊपर रखो नीचे रखो, डिस्टेंस आपको बराबर यही मिलेगा, करेक्ट ना. तो इस केसेस में देखो रिस्ट्रिक्शन तो है, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि आप घुमा नहीं सकते बिना पाई बॉन्ड तोड़े, बट वही कंडीशन सिर्फ काम नहीं करेगा कि रिस्ट्रिक्शन है तो ज्योमेट्रिकल होगा. उसके लिए यह भी जरूरी है कि जो आपने चेंजेस किया उसमें डिस्टेंस का डिफरेंस हो, ठीक है. तो ये दोनों एग्जाम्पल के बारे में मैंने लिखा है, आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. लेट मी टेक अ व्हाइट पेन सो दैट I can indicate properly. Are geometrical isomers, both are differing in spatial arrangement around C double bond C, are not self interconvertible. ये अपने आप self interconvertible नहीं होगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि rotation about C double bond is restricted. डबल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड है ना, अपने आप तो नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का नेचर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए वो रिस्ट्रिक्टेड, ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो टूट जाएगा. तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इसको आप समझ लीजिएगा. नॉट ओनली सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन हो, एन डबल बॉन्ड एन हो, रिंग स्ट्रक्चर हो, इन सब के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा. ओनली आपको ये देखना है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस का चेंजेस होना चाहिए. अगर मान लीजिए पहला और लास्ट वाला एलिमेंट दे आर परपेंडिकुलर तो डिस्टेंस का जो चेंजेस नहीं होगा, दे आर पैरेलल तो डिस्टेंस का चेंजेस होगा, ठीक है. अब हम लोग आगे की स्लाइड में चलते हैं. अब यहां पे देख सकते हैं आप क्या लिखा है, कंडीशंस. कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 में लिखा है, मैं आपको ये रेड कलर के एग्जांपल से समझा रहा हूं. देखिए क्या है, सी डबल बॉन्ड सी है, रिस्ट्रिक्टेड है और दे आर नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है. तो इसका मतलब है कि ये शो करेंगे. क्या है, मैंने देखिए इसका बनाया है, फर्स्ट बनाया है
सेकंड भी एक बना दिया है, इसका मैंने चेंज करके, देखिए CH3 पहले सिस था, फिर मैंने ट्रांस बना दिया और फिर मैंने इसको एक और फॉर्मेट में चेंज किया है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में क्वेश्चन कर रहा हूं। फर्स्ट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑफ सेकंड। क्या इसको कन्वर्ट करने में पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ा? हाँ, तोड़ना पड़ा। क्या इसमें डिस्टेंस का चेंजेस है? डिस्टेंस का चेंजेस है, तो हाँ है। अराउंड हाइड्रोजन देखिए या CH3 के अराउंड देखिए, है, बिल्कुल है। तो फर्स्ट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑफ सेकंड, ये बात तय हो गया। अभी दूसरा, फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ थर्ड। तो क्या इसको चेंज करने के लिए आपको तोड़ना पड़ा? नहीं, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, बस इसको ऐसे घुमा दिया, पाई बॉन्ड को नहीं, CH3 को ऐसे करके सिर्फ पलट दिया, तो ये बन गया ये। यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड बेसिकली सेम कंपाउंड है, दोनों सेम ही कंपाउंड है। अब है क्या सेकंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है थर्ड का? हाँ है। देखिए CH3 डायगोनल है, अब CH3 फिर से सिस हो गया, यानी कि फर्स्ट और थर्ड तो सेम ही है ना, यानी कि थर्ड को अगर 1 लिख दे तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो सेकंड इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑफ थर्ड और थर्ड इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑफ सेकंड। गॉट इट? अब अगला है, इन टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑन द एंड्स ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड मस्ट बी चेंज्ड। अब देखिए कैसे, इधर A है, इधर A है, ये B है, ये B है, चेंज करते हैं तोड़ करके इसका, तो देखिए A और A डायगोनल आ गया, या B को पकड़ लिया, डायगोनल आ गया, तो सिस ट्रांस बन गया। अब फिर से दूसरा एक एग्जांपल है, A है, यहां B है और यहां D है, यानी कि कॉमन नहीं है नीचे वाला, कोई बात नहीं, तब भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। कोई कम से कम एक कॉमन होना चाहिए, किस पे? दो अलग अलग कार्बन पे, सेम ही कार्बन पे कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी दिस शुड नॉट बी A। अगर ये A हो गया तो गलत हो जाएगा। रुकिए, हाँ, बैटरी का चार्जर, बैटरी इसका कनेक्ट नहीं हुआ था लैपी का। चलिए देखिए, ये अगर A हो गया तो गलत हो जाएगा कि अब आप इसको नीचे लाइए अगर इसको, और ये ऊपर लाइए, तो बात तो बराबर ही रह गई ना, इसीलिए ये नहीं चलेगा, कॉमन होना चाहिए दोनों अलग अलग कार्बन से। तो एक का A तो कॉमन है, चलिए पहले मैं उसको ओमिट कर लेता हूं, ठीक है, इसको ओमिट कर लेता हूं, इस केस को आगे डिस्कस करेंगे, नो वरीज। ठीक है, अब देखिए एक A कॉमन हो गया, अब आपने इसको डायगोनल कर दिया, एक A यहां, और ये वाले को आपने इधर चेंज कर दिया, डायगोनल हो गया, तो ये सिस हो गया, A एक तरफ है और ट्रांस डायगोनल हो गया, इसलिए B और D से कोई लेना देना नहीं है, कम से कम एक कॉमन होना चाहिए दो अलग अलग कार्बन पे, इस तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? इथीन, फर्स्ट, सेकंड, ये तो आप इसका आंसर दिया हुआ है, इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा, तब तक हम लोग फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अभी स्लाइड में देखते हैं, इस स्लाइड में क्या है, आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड C के अराउंड क्लोरीन एक तरफ है, अब इस बार डायगोनल हो गया तो सिस ट्रांस हो गया। और आप ऐसे भी समझ के चलिएगा कि सिस में क्या है, क्लोरीन हेवी एलिमेंट्स एक तरफ है और ट्रांस में दूर दूर है, तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। इसको बस आगे हम और डिटेल से बात करेंगे, थोड़ा इंट्रो के हिसाब से आपको बताता जा रहा हूँ। फिर देखिए क्लोरीन एक तरफ, नीचे में एक कॉमन नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तो कॉमन है तो सिस ट्रांस बन गया। अब यहां पे देखिए एक बार, ये डबल बॉन्ड तो है, इस तरफ CH3 है, इस तरफ H है, इधर कोई भी कॉमन नहीं है, ना तो कोई H है ना तो कोई CH3 ही है कि हम ये पता लगा सके कि भैया डायगोनल गया या एक तरफ है, तो हमने लिखा नील। लेकिन अगर नीचे वाला केस अगर आप देखते हैं तो इसमें देखिए एक ये CH3 और एक CH3 इस तरफ है, लेकिन ये इस कार्बन पे नहीं है, ये इस कार्बन पे नहीं है, फिर एक रिंग बना हुआ है और फिर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये सिस ट्रांस में नहीं होगा, ये भी आइसोमर शो करेगा ज्योमेट्रिकल, लेकिन EZ आइसोमर शो करेगा। देख लीजिए CH3 इस तरफ है और फिर CH3, इसको बोलते हैं हेवी एलिमेंट्स के हिसाब से बात करेंगे EZ में। ठीक है, तो देखिए CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे, गॉट इट? तो ये हो गया हमारा EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऊपर वाला सिस ट्रांस है, उसी तरह EZ भी होता है, तो इसके बारे में डिटेल से आगे बात करेंगे, जस्ट अभी बता रहा हूं कि कौन कौन सा शो करेगा नहीं करेगा। तो एक तरफ कॉमन मिला, ये भी कर रहा है, तो इस टाइप के हम लोग बोलते हैं EZ, इस टाइप के ऊपर वाले को सिस ट्रांस बोलते हैं। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अक्रॉस C डबल बॉन्ड N। अब ये C डबल बॉन्ड N बनता कैसे, उसका प्रिपरेशन देख लीजिए। जब भी आप कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, कीटो लेते हैं, जैसे इस तरह से कीटो लिया हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ RR ले लीजिए एग्जाम्पल पे, ये R और वाटर से जब आप ट्रीट करवाएंगे, वाटर से नहीं NH3 से जब आप ट्रीट करवाएंगे तो वाटर बाहर निकलता है। ठीक है, जब NH3 से ट्रीट करवाते हैं तो ये ऑक्सीजन H2 के साथ बॉन्ड बना के बाहर निकलता है, इसका मैकेनिज्म आगे बताऊंगा।
जब कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो। फिलहाल के लिए इतना देख लीजिए। और ये डबल बॉन्ड जो कार्बन का है वो N से अटैच हो जाता है, देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इमाइन। इससे आप थोड़ी देर पहले जब टॉटोमस में पढ़ा रहा था थोड़े दिन पहले, तो उससे आप उस समय इंट्रोड्यूस हो गए थे। इसको बोलते हैं इमाइन। अब पूछता है कि क्या ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? ये भी करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो, ठीक है। ये किस तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोम शो करता है? देखिए R डैश है, ये लोन पेयर है और ये हाइड्रोजन है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो ये सिस ट्रांस तो करेगा नहीं। अब EZ वाला भी नहीं करेगा, इसको बोलते हैं सिन और एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो इमाइन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑलवेज शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसको डिटेल से हम 1 by 1 डील करेंगे। अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन और आपको पूछने जा रहा हूँ और इनफैक्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अभी तक तो ये तय हुआ कि बस कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म वही शो करता है जिसके रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन हो, यानी कि डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्शन था, टूट जाता अगर घुमाते तो क्या ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड, क्वेश्चन है, क्या ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? उसका क्वेश्चन ये है कि यहां पे भी तो रिस्ट्रिक्शन है, बट मैंने आपको बताया था रिस्ट्रिक्शन इज नॉट द ओनली कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। उनके बीच में स्पेशियल डिस्टेंस भी चेंज होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये पाई बॉन्ड आपने तोड़ दिया, ये पाई बॉन्ड आपने तोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? वो घुमाएंगे तो ये तब भी ऐसा ही रह जाएगा। आप घुमा लीजिए तो भी हाइड्रोजन ऐसे ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये sp कार्बन है, ये sp कार्बन है। sp कार्बन 180 डिग्री शो करता है, चाहे आप घुमा लीजिए तब भी ये 180 डिग्री शो करेगा। और 180 डिग्री शो करेगा तो स्पेशियल डिस्टेंस इस हाइड्रोजन से कोई डिस्टेंस में चेंज आया क्या? नहीं आया, वो वहीं का वहीं, क्योंकि इसको लीनियर रहना है। और लीनियर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको डिस्टेंस को सेम ही रखना पड़ेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन तो है, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। अल्काइन याद रहेगा आपको। चलिए अगले स्लाइड में चलते। अब यहां देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आफ्टर रिएक्शन विथ NH3। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बाद में करता हूं, पहले मैं आपको थोड़ा और बेसिक क्लियर करता हूं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड्स बना रखे हैं नीचे, देखिए ये क्या है, ये शो करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए A और A कॉमन है, एक A इधर और है, गॉट इट, एक A इधर और है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर मैं इसको चेंज कर दूं इस तरह से, ठीक है, सिस से ट्रांस मैं ऐसे चेंज कर दूं कि ये इसको इधर घुमा दूं और इसको इधर घुमा दूं, तो क्या दोनों के डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ गया? अरे आपका घर का पानी पानी है, मेरे घर का भी पानी पानी है, तो ये A वही है ना। A नीचे का ऊपर ला दिया, ऊपर का नीचे, कहीं पता थोड़ी चल रहा है कि भैया नीचे वाला या ऊपर वाला। तो यानी कि ये डिस्टेंस सेम ही रह गया। ये L1 है तो ये L1 ही रह गया। यू कैन नॉट से कि ये वाला तो ये नीचे वाला था सर, तो इसलिए ये नहीं शो करेगा, ठीक है। तो मैंने यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि सेम कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ A और A सेम है, नहीं सेम होना चाहिए। दूसरा, ये जब भी आपको दिख जाए कि सेम कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है या दोनों ही क्लोरीन है या दोनों ही ब्रोमीन है या दोनों ग्रुप सेम ही है, तो वट एवर द कंडीशन आप सीधा मना कर दीजिएगा कि कोई आइसोमर नहीं होगा। अगला देखते हैं, ये X है, इधर Y है, इधर A है, इधर B है। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? हाँ करेगा। ये वेट वाला कंडीशन से करता है, यस करेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिस एंड ट्रांस करेगा, EZ भी कर सकता है, और फिर मैंने आपको बताया सिन और एंटी भी कर सकता है, ये करेगा। इसमें देखिए A और A कॉमन है, B और B भी कॉमन है। कॉमन दो अलग अलग कार्बन पे चल सकता है, सेम ही कार्बन पे कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये शो करेगा, यस करेगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, X Y है, L L है, ठीक है। तो देखिए इधर से इधर भी कुछ कॉमन नहीं है, इस कार्बन और इस कार्बन में भी कुछ कॉमन नहीं है, और दोनों देखिए सेम हो गया, सेम हो गया ना, कॉमन हो गया, सेम कार्बन पे कॉमन हो गया। जैसे ही सेम कार्बन पे कॉमन होगा नो कर देंगे, क्लियर। और कम से कम एक ग्रुप तो सेम होना चाहिए इधर इधर, और अगर नहीं है तो फिर ये वाला कंडीशन में देख सकते हैं आपकी EZ शो करेगा, वो करेगा ज्योमेट्रिकल, लेकिन सिस ट्रांस नहीं करेगा। सिस ट्रांस के लिए कम से कम एक कॉमन होना चाहिए दोनों कार्बन पे, ठीक है। इस तरह से और हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देन विल कम टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए फटाफट बताइए कि इसमें करेगा कि नहीं करेगा। देखिए डबल बॉन्ड के अराउंड करना, ये डबल बॉन्ड है और ये कार्बन पे दोनों देखिए A और B दोनों सेम ही है, दोनों हाइड्रोजन है, करेक्ट ना। अगर इसको आप सही से देखें तो ये हाइड्रोजन है, यानी कि नहीं करेगा ये, ठीक है।
अच्छा, इस कार्बन पे भी देखिए दोनों हाइड्रोजन एक तरफ आ गया, एक सेम कार्बन पे कॉमन नहीं होना चाहिए, नहीं करेगा। अब यहां पे देखिए इस जगह पे एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है और एक इथाइल है, ठीक है। इसको आप खोल के लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, हाइड्रोजन CH3 और इथाइल को मैं ET लिख देता हूं, और ये हाइड्रोजन। कम से कम एक कॉमन होना चाहिए, तो है ना कॉमन, सेम कार्बन पे नहीं होना चाहिए, एक कॉमन है। आप इसको ऊपर कर दीजिए, इथाइल को नीचे कर दीजिए, तो सिस ट्रांस बन जाएगा, यानी कि ये शो करेगा। ये शो नहीं कर रहा है, ये शो नहीं कर रहा है, ये करेगा क्या, देखिए सेम कार्बन पे दोनों क्लोरीन आ गया, इसका मतलब ये भी शो नहीं करेगा। अब यहां पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, देखिए सेम कार्बन पे दो हाइड्रोजन, नहीं करेगा। लेकिन दूसरा भी डबल बॉन्ड है, उसको भी चेक कर लेते हैं। अरे ये भी सेम ही कार्बन पे दो डबल बॉन्ड आ गया, दो हाइड्रोजन आ गया, तो ये भी नहीं शो करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों। इस डबल बॉन्ड के अराउंड तो नहीं शो करेगा, क्योंकि सेम कार्बन कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन, 2 सेम ग्रुप मतलब, तो ये नहीं करेगा, इसको हम कैंसिल कर दिए। अब ये वाले कार्बन पे देखते हैं, ये भी नहीं करेगा। क्या ये कार्बन करेगा, तो हाँ ये कार्बन लगता है करेगा। कैसे, इसको आप चाहो तो इस तरह से बना सकते हो, C डबल बॉन्ड C, ये 2 H है, इसको इस तरफ बना दो HH, ठीक है। और बाकी जो ये पूरा का पूरा पार्ट है उसको ऐसे बना दो CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहां पे बना दो CH डबल बॉन्ड CH2, कर सकता है ना, इसको ऊपर कर दो और इसको नीचे कर दो, तो सिस ट्रांस बन जाएगा, यानी ये कर सकता है। इन दोनों के अराउंड नहीं करेगा, ये 2 पाई बॉन्ड के अराउंड नहीं करेगा, लेकिन मिडिल वाला के अराउंड करेगा। इसको देख लेते हैं, इसके अराउंड नहीं करेगा, इसके अराउंड कर सकता है क्या, ये देखिए इसको ध्यान से, इसके अराउंड कर सकता है क्या, तो इसके अराउंड कर सकता है। क्यों, क्योंकि कॉमन यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ है दूसरा अलग है, CH3 है और ये एक बड़ा सा ग्रुप है ना, तो इसके अराउंड करेगा। अब यहां देख लीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और दूसरा वाला पार्ट जो है ये अलग है, यानी कि ये भी करेगा, ठीक है। ये वाला नहीं करेगा क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम कॉमन हो गया था। तो ये वाला एग्जांपल समझ गए। अब आगे चलते हैं, थोड़ा एक एग्जांपल समझ लेते हैं। कह रहे बच्चों, ये देखिए, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, दिख रहा है आपको। अब सोचना है कि ये डबल बॉन्ड के अराउंड करेगा कि नहीं, कॉमन है कुछ क्या, ये है ब्रोमीन, ये है CH3, ये तो कॉमन नहीं है। ये कार्बन और ये कार्बन कॉमन दिखता है क्या आपको, ये कार्बन और ये कार्बन कॉमन दिखता है ना। लेकिन ध्यान से देखिए इसको जरा ध्यान से, ये कार्बन, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये कार्बन, यानी कि यहां से यहां तक सेम, यहां से यहां तक सेम। ये बात तो सही है कि दोनों सेम है, एक कॉमन तो आ रहा है, तो करना चाहिए। लेकिन आपको मैंने बताया था कि रिंग जो है इटसेल्फ इज अ पाई बॉन्ड, तो एक तरह से ये ट्रिपल हो गया ना, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड मैंने क्या आपको सिखाया, अभी अल्काइन के अराउंड क्या बताया था कि नहीं शो करेगा, तो हम लोग इसको कर देंगे नहीं करेगा, ठीक है। अब जरा हम इसके अराउंड कर लेते हैं, तो ये भी ट्रिपल बॉन्ड वाला कंसेप्ट आ गया। पाई तो दिख रहा है, कॉमन भी दिख रहा है, लेकिन ये रिंग इटसेल्फ इज अ पाई बॉन्ड, तो इसके अराउंड भी नहीं करेगा। अब जरा इसके अराउंड चलते हैं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को प्लेनारिटी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि ये वाला, ये ब्रोमीन और इस क्लोरीन को अगर आप इस तरह से लिखते हैं, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, ठीक है, तो दूसरा क्लोरीन एंड ब्रोमीन कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके, ऐसे परपेंडिकुलर। यहां क्लोरीन लिखिए या ब्रोमीन यहां लिखिए, या ब्रोमीन ऊपर लिखिए या नीचे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। मैंने क्या बताया था, रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ डिस्टेंस में चेंजेस रहना चाहिए। अगर आप चेंज भी करेंगे ना तो चेंज नहीं आएगा क्लोरीन में। अगर आप इस कंपाउंड को इस तरह से बना दें कि क्लोरीन को नीचे कर दिया और ब्रोमीन को ऊपर कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपाउंड सेम ही रह जाएगा, क्योंकि इनके बीच में स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर नेचर। ये ब्रोमीन क्लोरीन इस ब्रोमीन क्लोरीन के परपेंडिकुलर है, तो ये आइसोमर ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, ठीक है। सिस ट्रांस नहीं शो करेगा, ये बात, क्योंकि अगर आप घुमाएंगे तो किसको बोलेंगे सिस। क्लोरीन को आप यहां लिखिए ऊपर या नीचे लिखिए, दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहां क्या करेगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि पहला दूसरा वाला परपेंडिकुलर, तीसरा वाला फिर पैरेलल। अब ये पैरेलल हो गया, ये चेंज करेंगे तो होगा कुछ, लेकिन क्या कुछ कॉमन है, देखिए जरा ध्यान से, कुछ कॉमन है क्या यहाँ पे, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो सिस ट्रांस नहीं शो करेगा, बट EZ तो करेगा। तो इसलिए ये वाला में यस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जब आप चेंज करेंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस का डिफरेंसेस आ सकता है।
ठीक है। जब डिस्टेंस का डिफरेंसेस आएगा तो या तो इजेड या तो सिन एंटी या तो फिर सिस ट्रांस, इनमें से कोई ना कोई जरूर होगा, तो हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन, ठीक है। फिर अब हम लोग चलते हैं जरा उस स्लाइड पे आते हैं वापस। बिफोर कमिंग टू दैट फर्स्ट स्लाइड जहाँ पे मैं वो येलो वाला नोट्स आपको दिखा रहा था, आपको थोड़ा रिंग के बारे में बता दूं। ये तो मैंने आपको परपेंडिकुलर कंसेप्ट एंड ऑल प्लेनारिटी पहले से सिखा रखा है, ठीक है। तो जहां पे भी आपको इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दिखे, तो आप समझ जाना कि डिस्टेंस जो है सेम ही हो जाएंगे चेंज होने के बाद भी। इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे, या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वो नहीं शो करेगा। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दिखे तो आप क्या कंक्लूड करेंगे कि यस, ये जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा रिंग पे आता हूँ। रिंग में मैंने जो इतना बताया, तो मैंने आपको यहाँ क्या बताया था कि ये जो है एक तो पाई बॉन्ड हुआ, एक और पाई बॉन्ड हो गया, तो sp कार्बन हो गया, तो जिसकी वजह से मैंने बोला कि आप इसको सीधा कैंसिल आउट कर दीजिएगा। लेकिन सिर्फ sp कार्बन ही उसका आंसर नहीं है, तो मैं कुछ और एग्जाम्पल दे करके उसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूँ, CH3, ठीक है। डबल बॉन्ड है, इसके अराउंड द रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल करना चाहिए, बट चेंज होने के बाद डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। तो देखिए ये CH3 है, ये CH3 है, लेकिन मैंने आपको बताया था रिंग इटसेल्फ इज अ पाई बॉन्ड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड जैसा बिहेव करेगा। और अगर आप इसको चेंज करेंगे, तो मान लीजिए ये अभी दोनों एक साइड पे दिख रहा है, तो जब आप इसको ट्रांस बनाने जाएंगे ना, ये सिस तो बना सकते हैं आप, cis can be formed, बट जब उसको ट्रांस आप बनाना जाएंगे ना, तो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कैविटी साइज, यानी कि स्मॉल कैविटी साइज। ये स्मॉल कैविटी साइज क्या है कि आप इस CH3 को अंदर नहीं डाल सकते। इस साइक्लोअल्कीन, अगर साइक्लोअल्केन होता तो कर सकते थे, लेकिन ये साइक्लोअल्कीन है, इस CH3 को इसके अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि आपको डायगोनल तो लाना पड़ेगा ना, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अप टू ये कब तक पॉसिबल नहीं है? तो अप टू साइक्लोहेप्टीन तक पॉसिबल नहीं है। अप टू साइक्लोहेप्टीन नॉट पॉसिबल, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म लिख देता हूं, ठीक है। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, नो GI। लेकिन साइक्लोऑक्टीन से पॉसिबल है। साइक्लोऑक्टीन बना के दिखाता हूं, ठीक है, ये बना दिया। देखिए हाइड्रोजन हो गया इधर। तो अब आप बोल सकते हैं ये रिंग है, पाई बॉन्ड है। तो मैंने आपको बताया था एरोमेटिक कंपाउंड्स में, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि sp कार्बन इज नॉट पॉसिबल अप टू साइक्लोहेप्टेन। लेकिन sp कार्बन मतलब आफ्टर हेप्टेन इट इज पॉसिबल, साइक्लोहेप्टेन के बाद पॉसिबल है। तो अगर sp कार्बन साइक्लोऑक्टेन में अगर आप बनाना चाहें तो बन जाता है। तो इसी तरह से, इसलिए, और कैविटी साइज यहाँ हम लार्ज लेते हैं, इस केस के लिए बोल रहा हूँ। कैविटी साइज को आगे केस में मैंने बताया कैलकुलस में और हकल्स रूल में। लेकिन यहाँ पे 8 कार्बन मेंबर रिंग में आप sp कार्बन बना सकते हैं, यानी कि sp कार्बन बोलने की जगह मैं अगर बोलूंगा कि हाँ आप इसमें ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं, कैन बी मेड, ठीक है, बिकॉज ऑफ लार्ज कैविटी साइज, ठीक है। तो इसलिए हम लोग साइक्लोहेप्टीन से साइक्लोऑक्टीन हो गया, ये साइक्लोऑक्टीन से बोलने लगते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, ठीक है। अप टू साइक्लोहेप्टीन नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई, और इसमें कोई कंफ्यूजन वाला कोई और बात रही नहीं गया, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता रखा है कि कैसे बाकी के चीज़ों में हम डिस्कस करेंगे। जैसे साइक्लोब्यूटीन भी आ सकता है, तो उसमें क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और कहाँ क्या होता है, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा इसी के फर्दर पॉइंट पे चलते हैं।
अब हम देखते हैं इन साइक्लेन, ठीक है। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लेन, CYCLANES। साइक्लेन्स क्या है, तो आप इसको ये पकड़ लीजिए, ये रिंग है, देखिए ये एक रिंग है, यानी 1 पाई बॉन्ड करता है और 1 पाई बॉन्ड के अराउंड करता है, तो ये साइक्लेन्स है। साइक्लेन्स के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। कंडीशन वही रहेगा कि कम से कम दो अलग अलग कार्बन पे एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए। ये CH3 है, तो यहाँ पे आप CH3 डाल दीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन डाल दीजिए, तो ये करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अबाउट अ CC बॉन्ड ऑफ रिंग कैन बी पॉसिबल बिकॉज रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड ऑफ ए रिंग इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। यानी रिंग के अराउंड भी रोटेशन, रिंग का जो ये सिंगल बॉन्ड है, ये वाला सिंगल बॉन्ड, इसके अराउंड भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो आप जब उसको तोड़ करके बनाओगे तो आपका क्या करना पड़ा, रिंग तोड़ना पड़ा चेंज करने के लिए। यानी अगर मैं चेंज करके दिखाऊं इसको अगर आपको, तो मैं ये दिखाता हूं, ये दिखाता हूं कि इसको मैंने चेंज कर दिया और ये कुछ इस तरह से बना दिया, रफ बनाता हूं, ऊपर H कर दिया, नीचे CH3 कर दिया और यहाँ पे एज इट इज, ये रफली मैंने दिखाया, इसको थोड़ा और अच्छे से आगे बाद में दिखाऊंगा। तो ये बना दिया, तो आपने देखा रिंग तोड़ करके मैंने ऐसा किया। यानी कि रिस्ट्रिक्शन है, जब साइक्लोएल्केन रहेगा तो उसके सिंगल बॉन्ड के अराउंड आपका रिस्ट्रिक्शन होता है बिकॉज रिंग तोड़ना पड़ता है, और जब आप तोड़ते हैं बाकी सारे कंडीशन सेम रहेंगे, एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए। और अगर सेम कार्बन पे दोनों ग्रुप कॉमन हो गया तो फिर हम बोलेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो इसकी देख लेते हैं कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। रिस्ट्रिक्शन तो है बट नहीं करेगा। आपको समझ में आ गया क्यों नहीं करेगा। अब ये बात करते हैं कि क्या ये शो करेगा, CH3, और यहाँ पे ले लेते हैं हम CH3, क्या ये शो करेगा, तो यस ये शो करेगा, ठीक है। साइक्लोअल्कीन रहता तो हम नहीं लेते, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग फर्दर दूसरे एग्जाम्पल। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो 2 CH3 है, ये जो 2 CH3 आपको दिख रहा है, मैंने आपको बोला कि ये सिस ट्रांस आइसोमर्स या फिर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। कैसे करता है ये दिखाता हूं आपको। मैंने बोला था स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में इसको देखिए, तो देखिए इस तरह से शो करते हैं इसको। मैंने उस समय पीछे में मैंने आपको इस तरह से दिखा दिया था कि ये देखिए रफली, मैंने आपको बोला था कि रफली ऐसे समझ लो, बट एक्चुअली हम लोग इसको ऐसी तरह दिखाते हैं, 2 CH3 एक तरफ, फिर 2 CH3 इस तरह से। तो ये हो गया हमारा सिस और ये हो गया हमारा ट्रांस, ठीक है। अब मैं एक यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखिए CH3 बोल्ड लाइन और डॉटेड लाइन पे है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये ट्रांस है। और देखिए दोनों CH3 डॉटेड लाइन पे है, यानी एक तरफ है, तो इसको आप बोल सकते हैं सिस है। ऑफ कोर्स दे विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये शो करेगा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, यस रिस्ट्रिक्शन है और 2 अलग अलग कार्बन पे कॉमन ग्रुप है, अलग अलग कार्बन पे, यस इसलिए शो करेगा, ठीक है। ये शो करेगा क्या, देखिए रिस्ट्रिक्शन तो है ना, रिस्ट्रिक्शन तो है, और ये यहाँ पे जो डिस्टेंस दिख रहा है ये थोड़ा सा दूर है, करेक्ट है ना, ये दूर है, ये CH3 यहाँ है और ये CH3 यहाँ है, जी हाँ ये भी करेगा। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन अराउंड CH3, ठीक है। और आप इसको चेंज कर सकते हो एक तरफ या अंदर, एक को अंदर कर सकते हो, तो इस तरह से आप इसके डिस्टेंस में चेंजेस ला सकते हो। तो जब भी डिस्टेंस में चेंजेस लाएंगे तो बोलेगा कि ये करेगा। तो एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि ये करेगा क्या, ये आप घर पे कीजिएगा होमवर्क, CH डबल बॉन्ड CH3, ये होमवर्क हो गया, ये होमवर्क हो गया, ठीक है, ये वाला, इसको आप घर पे कीजिएगा ट्राई। तो ये मैंने आपको बताया साइक्लिन से रिलेटेड कि कौन सा सिस करेगा, कौन सा ट्रांस करेगा और कैसे हम दिखाते हैं। आगे आइए अब हम लोग EZ नॉमेनक्लेचर देखते हैं। EZ नॉमेनक्लेचर क्या हुआ, जब हम यहाँ पे एटॉमिक वेट के ऊपर बात करेंगे तो हम EZ नॉमेनक्लेचर बोलेंगे, अदरवाइज हमने सिस ट्रांस ऑलरेडी देख लिया है। तो EZ नॉमेनक्लेचर में हम कैसे एटॉमिक वेट या ग्रुप प्रायोरिटी कैसे देते हैं, ये सारे डिटेल्स अभी हम लोग देखते हैं EZ में। तो लेट मी टेक अ व्हाइट पेन, कौन सा पेन, नहीं स्काई पेन ले लेते हैं।
तो प्यारे बच्चों देखिए ये NH2 है। अब इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे करेंगे, तो नाइट्रोजन लिख दीजिए और दोनों हाइड्रोजन को सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे कुछ भी लग दिया, जैसे CH3 लगा दिया या कोई भी ग्रुप लगा दिया, उसके साथ जब हम इसको कनेक्ट करेंगे NH2 का और प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे, तो सबसे पहले इस कार्बन का, ये CH3 वाले कार्बन से नाइट्रोजन अटैच होगा, इसलिए इसको मैंने नंबर 1 दिया है। और उसके बाद जाकर के ये 2 हाइड्रोजन है, इसलिए इसको नंबर 2 दिया है। ठीक है, तो पहले मैं CH3 ओमिट कर लूं क्योंकि यहाँ कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, फिर ऐसे ही मान लीजिए CH3 है, इसके प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में बात करना है। तो ये कार्बन मेरा फर्स्ट हो गया। अब इससे जो ये वाला हाइड्रोजन अटैच था, इसको आप ऊपर लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब ये कार्बन से ये हाइड्रोजन डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये कार्बन डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये कार्बन, तो इन सबको मैंने 2 लिख दिया। देखिए 2 2 2। उसके बाद जो ये 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन ये दूसरे वाले नंबर कार्बन से कनेक्टेड है, करेक्ट ना। तो इस वजह से हमने इसको इस कार्बन के रेस्पेक्ट में थर्ड दिया नंबर, थर्ड नंबर पे ये आ गए। यानी फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, यानी कि फर्स्ट एटम जो है वो कार्बन है। अगर आगे आपको समझ में आएगा, अगर कार्बन से डिसाइड नहीं हुआ तब हम सेकंड एटम पे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड एटम किसको बोलते हैं। आप इस हाइड्रोजन को मत पकड़ लीजिएगा। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, उससे बात नहीं बनी तो सेकंड कार्बन, अब उससे बात नहीं बनी, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ वो क्वेश्चन में समझ में आएगा आपको। फिर देखिए CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये वाला बड़ा अजीब सा केस है। इसमें कैसे करते हैं, इसमें ना ये पाई बॉन्ड को हम तोड़ देते हैं, ये पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं और कार्बन पे, क्यों, ये बॉन्ड पेयर है ना, ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके बना रहा है। तो ऐसा करते हैं, ये पाई बॉन्ड तोड़ देते हैं और एक बॉन्ड इस कार्बन पे लगा देते हैं और एक बॉन्ड इस कार्बन पे लगा देते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, इस कार्बन पे ये बॉन्ड लगा दिया और इस कार्बन पे भी बॉन्ड लगा दिया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो था ही, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो ऑलरेडी लगा हुआ है एक हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, इस कार्बन को फोकस कीजिए, इसके सामने ये किससे अटैच है, सबसे सामने वाले में डबल बॉन्ड के बाद जिसको तोड़ा आपने, उसके बाद किससे अटैच है, तो डायरेक्ट कार्बन ग्रीन कलर से। देखिए तो मैंने ग्रीन कलर का कार्बन अटैच कर दिया, यानी ये वाला कार्बन को यहां अटैच कर दिया और सिमिलरली ये वाला कार्बन को यहां अटैच कर दिया। देखिए ये अलग अलग कलर से मैंने दिखा दिया है कि ग्रीन वाले को यहां ले आया, ऑरेंज वाले को मैं यहां ले आया और ग्रीन वाले को यहां ले आया, करेक्ट ना। अब नंबरिंग कर दीजिए, सबसे पहला कार्बन मेरा ये हो गया 1, फिर इसके बाद जो भी हो इस कार्बन से जो अटैच होंगे ऑरेंज वाले से, जितने भी एटम अटैच होंगे वो सब 2 कहलाएंगे। देखिए ये हाइड्रोजन अटैच है 2 हो गया, ये ग्रीन वाला कार्बन 2 हो गया, नीचे जो एक बॉन्ड तोड़ने के बाद लगाया था वो भी 2 हो गया, करेक्ट। अब उसके बाद बाकी 3 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन 3 हो गया, ये हाइड्रोजन 3 हो गया, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन जो ऑरेंज वाला लग के इधर आया है पाई बॉन्ड टूटने से, वो भी 3 हो गया। ओके, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो दोनों 2 बॉन्ड लगाइए इधर उधर, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, इधर पे भी 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड लगा दिया। अब क्या करेंगे, नाइट्रोजन वाला पे कार्बन लगा देंगे, कार्बन वाले पे नाइट्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 नाइट्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 कार्बन लगा दिया। अब नंबरिंग कर दीजिए, पहले तो सबसे पहले ये आएगा 1 नंबर, और बाकी 2 में कौन कौन आएगा, ये इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। बाकी कार्बन जो तोड़ के जो बाद में लगाया था वो 3rd नंबर पे आ जाएगा, करेक्ट है। फिर आगे चलते हैं, COCH3 दे दिया, इस केस में कैसे करेंगे, तो डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए यानी पाई बॉन्ड, तो O पे 1 बॉन्ड लग जाएगा और कार्बन पे 1 बॉन्ड बढ़ जाएगा। तो देखिए कार्बन पे मैंने क्या कर दिया, एक्चुअली इसको इस तरह से शॉर्ट में समझिए, पाई बॉन्ड टूटेगा और O पे कार्बन लग जाएगा और कार्बन पे O लग जाएगा। देखिए O पे मैंने कार्बन लगा दिया और कार्बन पे मैंने O लगा दिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये ऐसे सिंगल बॉन्ड लगाता है, ये ट्रिक है, ये समझने का तरीका है, ये कोई कंपाउंड नहीं बना रहा हूं मैं, आपको बस प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहा हूं कि किस तरह से समझा जाता है कि फर्स्ट एटम इसका कौन सा है, सेकंड एटम कौन सा है। तो यहां से दिखता है कि कार्बन इसका फर्स्ट एटम है, ठीक है। मान लीजिए सामने वाले का भी कार्बन फर्स्ट एटम है, तो वी कैन नॉट डिसाइड। तो फिर चलेंगे सेकंड, तो आपको पता तो होना चाहिए कि सेकंड में कौन कौन है इसके पास। तो सेकंड में इसके पास ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। मान लीजिए उधर पे भी सेकंड में आपके पास कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहता, तो हम इसको प्रायोरिटी देते कि एक ऑक्सीजन ज्यादा है। तब अगर उधर तीनों सेम हो जाता COO, तो फिर हम थर्ड चलते हैं, थर्ड थर्ड थर्ड, क्लियर। अब समझिए कान इनबोल्ड प्रायोरिटी ऑर्डर रूल क्या है। अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर रूल यही है हम जब आगे यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऑप्टिकल में भी मैं इसका यूज करूंगा। तो सबसे पहले ना आप एटॉमिक वेट देखिए, ठीक है।
ग्रुप का एटॉमिक वेट देखिए कि किसका एटॉमिक वेट ज्यादा है तो उसको प्रायोरिटी देंगे. दैट ग्रुप विल हैव हायर प्रायोरिटी विच हैज फर्स्ट एटम इज ऑफ हायर एटॉमिक वेट. तो देखिए यहाँ पे अल्कोहल में फर्स्ट एटम ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे सल्फर है. तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर. अब सबका एटॉमिक वेट आप जानते हैं, प्रायोरिटी दे दीजिए. सल्फर एटॉमिक वेट में ज्यादा है, SO3H प्रायोरिटी ऑर्डर, फिर अल्कोहल, फिर NH2, फिर C2H5. तो इस तरह से आपने इन ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर किया. वहां पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से बॉन्ड अटैच रहेगा तो तोड़ते हैं. ठीक है. इफ फर्स्ट एटम इज सेम देन दैट ग्रुप विल हैव प्रायोरिटी ऑर्डर विच हैज सेकेंड एटम. अब आप सेकेंड एटम निकालना समझ गए. हायर ये लिखा हुआ है, सॉरी ये लिखा हुआ है, जो छोटा सा मैंने लिख दिया है, जगह नहीं था, एटॉमिक वेट लिखा हुआ है. सेकेंड एटम हायर एटॉमिक वेट. अब देखिए यहाँ पे सेकेंड एटम इस जगह पे देखिए ऊपर में. ओके, मैं पेन चेंज करता हूँ, रेड लेता हूँ. ये देखिए ऊपर में देखिए सेकेंड सेकेंड सेकेंड. अब आप मान लीजिए इधर पे भी सेकेंड सेकेंड इधर कोई दिया हुआ है. ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, और वहां पे दिया हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन. तो आपने क्या देखा, सेकेंड में यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ज्यादा हैवी है, तो हम इसको प्रायोरिटी दे देंगे. ओके, तो ये क्वेश्चन से समझ में आएगा और बेस्ट क्या मैं बोलना चाहता हूँ. अभी फिलहाल थियरी पकड़ लीजिए. इसके बाद हम चलते हैं ईजेड नॉमेनक्लेचर, जो अभी मैंने आपको बताया उससे ईजेड नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं. तो देखिए सबसे हैवी एटॉमिक वेट वाले को, अब देखिए सिस ट्रांस तो आपने सीख लिया था. तो ऐसा है कि सिस ट्रांस में भी ईजेड हो सकता है. ईजेड ऑलमोस्ट सब में होता है. ठीक है, ईजेड सब में होता है. देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डायगोनल है, एक चीज कॉमन है, दूसरा भी कॉमन है, CH3. डायगोनल है तो इसको हम सिस बोलेंगे, सॉरी डायगोनल है तो हम इसको ट्रांस बोलेंगे. ट्रांस लिख दिया, पूरा नाम इसको लिखते हैं ट्रांस 2 ब्यूटीन. ठीक है, ट्रांस 2 ब्यूटीन, क्योंकि नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया पेरेंट चेन, तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो ट्रांस 2 ब्यूटीन लिख दिया. इस तरह से भी इसको हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं. अब देखिए हायर एटॉमिक वेट वाले, इस कार्बन का हायर, इस कार्बन पर हायर एटॉमिक वेट कौन है. देखिए हाइड्रोजन अटैच है इससे और कार्बन अटैच है. ठीक है, तो कार्बन वाला ज्यादा हो गया. ठीक है ना, तो कार्बन जो है नीचे है. इस कार्बन का हैवी एटॉमिक वेट कौन है. जरूरी नहीं है कि यही कार्बन हो, हालांकि यहां पे हाइड्रोजन से कंपेयर किया, क्योंकि इस कार्बन को अगर देखते हैं प्यारे बच्चों, जरा रुकिए मैं अलग कलर लेता हूं. अगर इस कार्बन को फोकस करते हैं तो इस कार्बन के हिसाब से फर्स्ट एटम ये होगा और ये होगा. इन दोनों में हैवी कौन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन क्या ऊपर है. तो ऊपर है, देखिए हैवी एटॉमिक वेट ऊपर और नीचे है, यानी डायगोनल है, तो हम उसको ई बोलते हैं. अगर हैवी एटॉमिक वेट, देखिए ये कार्बन है, इसका इससे कनेक्टेड फर्स्ट ये है. ठीक है, और देखिए ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड टूट के यहां आएगा, तो मैं अभी वो नहीं बता रहा हूं, आप समझ गए होंगे. अब ये देखिए फर्स्ट नीचे, यानी कि दोनों हेवी वाला जो पार्ट है वो नीचे है, तो इसको हम लोग जेड बोलते हैं, Z2 ब्यूटीन. और इसको सिस भी बोलेंगे, क्यों बोलेंगे आप समझ गए होंगे. लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार सिस जो होगा, हर बार सिस जेड हो, ये जरूरी नहीं है. नीचे देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ना एटॉमिक, यहाँ पे देखिए क्या है, इस हिसाब से देखते हैं पहले कॉमन के हिसाब से. तो ब्रोमीन ब्रोमीन है, यही दो चीज है जो कॉमन है, तो एक तरफ है तो उसको सिस बोल दिया. यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन को डायगोनल कर दिया तो ट्रांस बोल दिया. क्लियर. अब ईजेड पे आते हैं. तो ईजेड पे मैंने क्या बताया था कि अगर हेवी डायगोनल में है तो हम ई बोलते हैं. ठीक है, हेवी याद रखिएगा ना, हैवी डायगोनल, तो ई डायगोनल. ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें हैवी कौन कौन है. तो देखिए इस कार्बन को पकड़ते हैं तो ब्रोमीन और आयोडीन में हैवी मेरा रेड हो जाए, ये आयोडीन हो जाएगा, रेड से दिखा देता हूं. इस कार्बन को पकड़ते हैं तो मेरा हैवी हो जाएगा ब्रोमीन. तो क्या दिख रहा है, हेवी वाले डायगोनल है. तो हेवी वाले डायगोनल है तो हम लोग देखिए सिस को, आपको लग रहा होगा कि यहाँ जेड बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ई बोल रहे हैं. क्यों, क्योंकि हेवी वाले डायगोनल में आ गए. ठीक है, यहाँ पे हेवी वाले देखिए क्या है, ये हेवी है और ये हैवी है, दोनों एक तरफ आ गए, इसलिए इसको जेड बोलेंगे. तो देख रहे हैं ना, जेड हम किसको बोलते हैं, जब दोनों हेवी वाले एक तरफ आ जाते हैं. तो जरूरी नहीं है कि हर सिस जेड हो और हर ट्रांस ई हो. क्लियर, दोनों का फंडामेंटल्स अलग है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. पॉसिबिलिटीज ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटरकन्वर्जन. प्यारे बच्चों, अब आपको ये बात पता ही है कि ये जो है रिस्ट्रिक्टेड रहता है, इसको तोड़ना पड़ता है पाई बॉन्ड को, उसके बाद जाकर के ये कन्वर्ट होता है. देखिए ये ए यहाँ है, ये एच यहाँ है, तो ये अगर इंटर कन्वर्जन चाहते हैं तो इसको तोड़ना पड़ेगा. ये दो तरीके से तोड़ सकते हैं, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक.
होमोलैटिक का मतलब फ्री रेडिकल बना के आप तोड़िए, या हेट्रोलाइटिक मतलब आप एनायन बना के तोड़िए, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट कहलाता है। बेसिकली क्या कहलाता है, ये दोनों इंटरमीडिएट कहलाते हैं। या तो आप एनायन बना लीजिए या फिर आप फ्री रेडिकल बना लीजिए, ये इंटरमीडिएट कहलाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हैं, नॉट स्टेबल। ये स्टेबल नहीं होते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रहे। इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट्स आर नॉट स्टेबल। तो ये क्या कर सकते हैं ना, रिवर्स बैक भी कर सकते हैं कि वापस यहीं चले जाए। क्यों आगे जाएगा, ये यहां जाने की जगह है, ये दोनों यहां जाने की जगह वापस भी जा सकते हैं ना, वापस भी जा सकते हैं। तो अब यहां पे काम की बात यह है कि अब ये आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, तो डिपेंड करता है कि आप इसको कितना हीट या क्या कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा था कि ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है ना, क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेट में है, करेक्ट ना। वो ट्रांजिशन स्टेट में नॉट स्टेबल, तो कोई जरूरी थोड़ी आगे बढ़ेगा। तो अब देखिए, ये जो मैंने बनाया ये ट्रांस बनाया है और ऊपर क्या है, सिस है। तो इसीलिए हमें ना मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ट्रांस और सिस दोनों मिलता है, क्योंकि दोनों बनने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। आगे देखते हैं, यही चीज मैंने यहां पे लैंग्वेज में कर दिया है। हिटिंग द मॉलिक्यूल्स क्लिप्स पाई बॉन्ड, ठीक है, हेंस रोटेशन बिकम पॉसिबल। दिस रोटेशन अकर्स इन इंटरमीडिएट स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट, नॉट इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में पॉसिबल नहीं है, इंटरमीडिएट यानी कि फ्री रेडिकल या फिर एनायन बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट इज नॉट स्टेबल, सो चांसेस इज टू रीमेक द पाई बॉन्ड फॉर स्टेबलाइजेशन, यानी वापस चला जाए। हेंस रिफॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड रोटेशन अबाउट सी डबल बॉन्ड सी, रोटेट करेंगे तो ट्रांस मिलेगा, लीड या फिर सिस मिलेगा, लीड्स टू सिस ट्रांस मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स। इसलिए बोलता है कि आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिक्सचर मिल जाता है, सिस और ट्रांस दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। इन विच मोर स्टेबल आइसोमर्स विल बी प्रीडोमिनेट्स। अब बात उठती है कि बात तो सर सिस और ट्रांस दोनों मिल रहा है, तो फिर मेजर कौन होगा, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसको मेजर बोलते हैं। तो देखिए, सिस को हिट किया तो ट्रांस मिलेगा, ट्रांस को हिट किया तो सिस मिलेगा, क्योंकि दो वापस भी जा सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। तो अब बोलता है कि मोर स्टेबल आइसोमर्स विल प्रीडोमिनेट्स। तो देखिए, सिस यहाँ पे है और जब आप उसको एक्टिवेट करते हैं, थोड़ा आयनाइजेशन, थोड़ा एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं, तो ट्रांस यहाँ पे है। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, नॉट ऑलवेज, लेकिन एक वजह से होता है कि सिस में क्या होता है, बल्कि मतलब सिस में ग्रुप सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो सेम डायरेक्शन में रिपल्सन ज्यादा हो सकता है, ठीक है, इसकी वजह से। बट ऑलवेज नहीं होता ये कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा। तो इसकी वजह से हम ट्रांस को ज्यादा स्टेबल बोलते हैं, तो सिस से ज्यादा स्टेबल, इसलिए ट्रांस को हम मेजर बोलते हैं, लेकिन नॉट ऑलवेज। ई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सिस टू ट्रांस, ठीक है। ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस बट नॉट ऑलवेज, याद रखिएगा। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सिस ट्रांस इंटरकन्वर्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपको सिस और ट्रांस में कन्वर्ट करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, करेक्ट है, क्वाइट सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देख लीजिए। पहले बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मैंने देखिए ट्रांस बना दिया है और ये मैंने सिस बना दिया है। सिस का अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मेट देखेंगे तो ये इस तरह से रहता है, बोट टाइप का, और ये चेयर टाइप का रहता है। ये बोट और चेयर नहीं है, बट ऐसे समझा रहा हूं आपको कि इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। तो इसमें क्या होता है ना, ट्रांस वाले में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा रहता है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होने की वजह से अच्छे पकड़ बना के रखता है, तो मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा हो जाता है, सिस का कम, क्योंकि इसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम रहता है, ठीक है। आगे देखिए, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि सिस ज्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, ठीक है, और ट्रांस जो है कम सॉल्युबल होगा। ऑलमोस्ट ऑलवेज मोस्ट ऑफ द कंडीशन में यही होगा। स्टेबिलिटी, ट्रांस इज ग्रेटर देन, ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है, मैंने बताया बिकॉज ऑफ लेस रिपल्सन, लेकिन लेस रिपल्सन मोर रिपल्सन, सिस में ज्यादा रिपल्सन होता है, ट्रांस में कम रिपल्सन होता है, इसलिए ट्रांस को ज्यादा स्टेबल बोलते हैं, बट नॉट ऑलवेज। लेकिन देख लीजिए, मैंने मेंशन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया सॉल्युबिलिटी का। ये देखिए, एक तरफ है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस पोजीशन पे है, और यहाँ पे देखिए इतनी दूर पोजीशन पे है। अब इस पहले वाली कंडीशन में ट्रांस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा सिस के रेस्पेक्ट में, दूसरे वाले कंडीशन में
आपका सिस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा ट्रांस के कंडीशन में, और फिर थर्ड में ट्रांस सिस से ज्यादा होगा। ठीक है, अब क्यों होगा ये बात सोचिएगा, मैंने आपको बताया सॉल्युबिलिटी के बारे में, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के हिसाब से सोचिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, कह रहे बच्चों अब मैंने ये कंपाउंड लिया है, अब ये पहले डिसाइड करते हैं कि ये है क्या। ये देखिए नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर मैंने बनाया है। ठीक है, अभी मैं वो जो येलो कलर वाला नोट्स है उसमें दिखाऊंगा कि कैसे ये बनता है वाटर को अलग करके। तो प्यारे बच्चों देखिए, अभी हेवी ग्रुप को देखते हैं किस तरफ है। ये रहा इस कार्बन का हेवी ग्रुप, ये रहा इस कार्बन का हेवी ग्रुप, तो दोनों हेवी ग्रुप एक तरफ है। तो मैंने क्या बताया था, दोनों हेवी ग्रुप एक तरफ रहेंगे तो इसको जेड बोलेंगे, जेड बोल दिया। प्यारे बच्चों एक खास बात ध्यान देने लायक है, यहां पे देखिए OH को पकड़िए, लोन पेयर के रेस्पेक्ट में पकड़िए कि OH इस तरफ है और इथाइल जो हेवी है वो इस तरफ है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इथाइल जो है सिन पोजीशन पे है OH के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इस तरफ का हेवी OH है, तो इथाइल मेरा सिन पोजीशन में है और मिथाइल जो है वो एंटी पोजीशन में है। ठीक है, इस रेस्पेक्ट में देखिए यहाँ पे अगर मैंने OH को ऊपर कर दिया तो देखिए हेवी ग्रुप इधर है और हेवी ग्रुप इधर है। ठीक है, तो अब डायगोनल हो गया तो हम इसका नाम E देते हैं, EZ कॉन्फ़िगरेशन में। और अब देखिए यहाँ पे हेवी ग्रुप जो इस नाइट्रोजन वाले पे है उसके रेस्पेक्ट में मिथाइल जो है सेम डायरेक्शन में है, तो मिथाइल को सिन बोला और C2H5 को एंटी बोला। बात समझ में आ गई होगी। इस केस में देख लीजिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, दो लोन पेयर है ऊपर, तो देखिए दोनों हेवी ग्रुप एक तरफ है, तो इसकी वजह से हम लोग इसको एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि लोन पेयर एक तरफ या पीएच एक तरफ है तो सिस बोलेंगे, और दोनों हेवी ग्रुप एक तरफ है तो जेड बोलेंगे, और दोनों हेवी ग्रुप एक तरफ है तो सिन बोलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ट्रांस बोलेंगे, एंटी बोलेंगे, ई बोलेंगे। इस हिसाब से आप चीजों को समझ सकते हैं। लास्ट वाला केस देख लीजिए, हेवी ग्रुप एक तरफ है सिस बोलेंगे, जेड बोलेंगे, सिन बोलेंगे, जस्ट ऊपर वाला लाइन। ठीक है, तो इस तरह से आपने सिस, ट्रांस और जेड समझ लिया, और हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑलमोस्ट ओवर हो गया, ऑलमोस्ट क्या खत्म कर दिया। अब मैं जरा वो येलो वाला नोट्स दिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप लोग फटाफट उसको घर पे देख लीजिएगा। मैंने जितना बताना था सारा डिटेल बता दिया, अब घर पे ये येलो वाले नोट्स आपको देखने हैं। ठीक है, चलिए यहां से शुरू करते हैं जहां से मैंने छोड़ा था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अभी भी मैंने बताया इमाइन बनाने वाला कैसे H2O को निकाल के इमाइन बनाया, और सिन और एंटी मैंने अभी भी आपको समझा दिया, सिन और एंटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आफ्टर रिएक्शन विथ NH3? NH3 के बाद वाटर बना के निकाल दीजिए इस ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन को वाटर बना के निकाल दीजिए, और उसके बाद देखिए कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए मैंने जो जो कंडीशंस बताए हैं उसको चेक कीजिए। ठीक है, आंसर नीचे दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, जो मैंने नोट्स दिया हुआ है येलो कलर का उसको देख लेते हैं। ऑक्साइन में देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा ऑक्साइन। ऑक्साइन्स देख लीजिए, ये भी हो गया CnOH, और एक लोन पेयर वाला हिसाब किताब है। तो दे आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग कार्बोनाइल कंपाउंड विद, कैसे प्रिपेयर करते हैं, एल्डोऑक्साइन एंड एंटी और सिन। ये बात समझ में आ गई होगी कैसे करते हैं, अभी अभी जस्ट मैंने आपको समझाया सिन और एंटी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आप घर पे कीजिएगा, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको घर पे कीजिएगा। ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। अब ये सब मैंने आपको समझा दिया है मोर और लेस। ठीक है, ये सब कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हैं, करिए, फिर प्रैक्टिस में इन सबको करवाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं जरा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पे। ये ट्रिक है कि कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो आपने देखा था, मैंने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में बताया था कि डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड 3 जगह दिया था। तो मैंने बताया था कि अगर H एक ही जगह पे, एक ही कार्बन पे है तो वो तो शो नहीं करेगा, कॉर्नर वाला भी नहीं करता, बीच वाला डबल बॉन्ड शो कर रहा था। तो वैसे ही देखिए नेचर ऑफ कंपाउंड विथ डिसिमिलर एंड, देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ C2H5 है, तो डिसिमिलर एंड हो गया। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितना हो जाएगा, 2n। और n क्या है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ से n जो हो गया नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। आप देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या दिख रहा है, 1 और 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, n का वैल्यू 2, तो देखिए 4 हो गया। अब 4 कैसे कैसे पॉसिबल है, तो आप बना के देखिएगा, इस डबल बॉन्ड के अराउंड बनाइएगा, इस डबल बॉन्ड के अराउंड अपने से घर पे बनाइएगा कॉपी पे। तो देखिए आपको मिलेगा सिस मिलेगा, ट्रांस मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड मिलेगा इसके अराउंड में, इसके अराउंड, फिर इसके अराउंड मिलेगा आपको थर्ड एंड फोर्थ, सिस ट्रांस सिस मिलेगा। आप जब चेंज करेंगे तो, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा। फिर इसके बाद कंपाउंड विथ सिमिलर एंड्स विथ इवन स्टीरियो सेंटर, देख लीजिए CH3 है, स्टीरियो सेंटर इवन है,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो इसकी वजह से फिर आप बनाइएगा। फिर अगर कंपाउंड्स विथ सिमिलर एंड्स विथ ऑड स्टीरियो सेंटर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे स्टीरियो सेंटर देख लीजिए, ऑड है या इवन है, 1 है 2 है 3 है, तो स्टीरियो सेंटर मेरा क्या हो गया, ऑड हो गया। यहाँ पे देखिए 1 और 2 हो गया, इवन हो गया। तो अब उस स्टीरियो सेंटर अगर ऑड रहेगा और एंड सेम रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, अदरवाइज ये लगाइएगा। आगे चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज चल जाते हैं। डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी, अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया इन सब के बारे में, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिए यहाँ पे, डाइपोल इन दोनों के एग्जांपल पे आप इसको देखिएगा, डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी अपने आप देखिएगा, क्योंकि ये सब मैं समझा चुका हूँ। ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है, ये आपको घर से करके लाना है, ठीक है। ईजेड नॉमेनक्लेचर मैंने अभी अभी आपको समझा दिया कि कैसे ईजेड नॉमेनक्लेचर करते हैं। हेवी एलिमेंट्स को देखते हैं। डाइपोल मूवमेंट्स के बारे में बता देता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी कंपेयर्ड थ्रू द नॉलेज ऑफ देयर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी भी आपने देखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया था। डाइपोल मोमेंट आप लोग ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो कि चार्जेस और उनके बीच के डिस्टेंस को लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इस तरह के कंपाउंड्स आएंगे, उस हिसाब से आप डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर होगा, ये सब चीजें हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालने आता है। आपको एक बात बता दूं, डाइपोल से मुझे याद आया कि मैं आपको ये जरूर बता देता हूं। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि इन दोनों में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, CH3, CH2, OH एंड CH3, CHO। देखिए ये एल्डिहाइड है। आपसे पूछ सकता है कि इसका बॉइलिंग, मैंने आंसर तो लिख दिया है कि ऑफकोर्स अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा CHO से। क्यों होगा उसका कुछ रीजन बता देता हूँ। ये मोर पोलार है, दिस इज मोर पोलार, ठीक है। ये लेस पोलार है। आप देख सकते हैं कि सर C डबल बॉन्ड हो तो है, आप ये बात बोल सकते हैं, बट यहाँ पे एक्चुअली ना डाइपोल मूवमेंट जनरेट होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो प्लस और माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो डाइपोल बनेगा प्लस माइनस की वजह से। ये मोर पोलार होगा बिकॉज ऑफ OH बॉन्ड, बिकॉज ऑफ OH बॉन्ड, मोर पोलार, ठीक है। इट फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अपने आप से भी बना सकता है, वाटर ले लीजिए उसके साथ भी बना सकता है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, इन दिस केस नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइदर इंटर और इंट्रा, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ना इंट्रा और ना ही इंटर, ठीक है। क्या होता है रीजन, देखिए ये हो गया डेल्टा माइनस, और यहाँ क्या होता है, एक्चुअली डाइपोल अट्रैक्शन होता है, तो वो दिखा देता हूँ आपको। ये हो गया C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनता है। तो ये देख लीजिए, हाइड्रोजन, इसको दिखा दीजिए, H O like this, हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ यहाँ क्या हो रहा है, O पे डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस, और इधर कर दीजिए दूसरा कार्बोनाइलिक ग्रुप, यहाँ हो गया डेल्टा माइनस और ये होगा डेल्टा प्लस, और इसका अट्रैक्शन है यूं और इसका अट्रैक्शन यूं। तो यहाँ क्या हो रहा है, इन इथेनॉल इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बन इन एसिटाल्डिहाइड इट अकर्स थ्रू द डाइपोलर अट्रैक्शन, डाइपोलर अट्रैक्शन, और ये क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एसोसिएशन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन
डाइपोलर अट्रैक्शन। अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएट होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा रादर देन डाइपोलर अट्रैक्शन की वजह से अगर वो स्टिच होते हैं तो, ठीक है। तो इसीलिए मेरा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एल्डिहाइड से। अब आप पीछे के नोट्स देख लीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के सिस ग्रेटर देन ट्रांस, ये सब मैंने आपको सिखा दिया है। अब ये नोट्स पढ़ करके आप जो है थोड़ा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, इन सब के बारे में, वाटर सॉल्युबिलिटी, ये सब मैंने यहाँ दे दिया है। ऑर्थो मेटा पैरा ऑलरेडी मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है एरोमेटिक कंपाउंड में, तो आप वहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा नहीं बनेगा ये सब हम लोग प्रैक्टिस में और देखेंगे, ठीक है। कहाँ ये सब सिमेट्री और ये सब देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने पूरा लेक्चर अभी खत्म कर दिया है, ठीक है। जो डाउट रहेगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेजिए टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए फिर टाटा बाय बाय, नमस्ते। अगर बहुत अच्छा लग रहा हो, सब कुछ पढ़ाई अच्छी लग रही हो, मज़ा आ रहा हो, एफर्ट पसंद आ रहा हो, पूरा सुबह से लगता हूँ तब जाकर के आपके नोट्स निकालता हूँ और तब जाकर के इतना लिखता हूँ, तब आपके जाके कंप्लीट होते हैं लेक्चर। और बस एक ही चीज़ आप लोगों से चाहिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और हो सके तो सोचिएगा सब्सक्राइब करने के बारे में, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय। फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शुरू करेंगे।